हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है वाईफाई स्टडी में। आज एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट के साथ मैं आप सभी के सामने आया हूं और ये बहुत ही शानदार अनअकैडमी की इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे कैसे क्या करना है, क्या चीजें आपको मिलने वाली है। तो अनअकैडमी बैंक एग्जाम्स के लिए जो है वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है। मतलब ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, एक्कोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये अभी फिलहाल जो चल रहा है वो बैंक एग्जाम के लिए चल रहा है, आईबीपीएस क्लर्क 3 के लिए। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है, बहुत फायदेमंद है आप सभी लोगों के लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग बैंक एग्जाम देते हैं, जो मॉक टेस्ट बैंक की एग्जाम का देते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए बना है। तो आइए चलते ही जान लेते हैं ये है क्या एक्चुअली। अब ये बैंक एग्जाम के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये टेस्ट के लिए आप लोगों को करने क्या है, एनरोल करना है, मंथली फ्री टेस्ट में एनरोल करना है आपको। और अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए कुछ बेहतरीन प्राइसेस होंगे। जैसा कि आपको पता है, एक्कोलेड का मतलब होता है सम्मान या आपकी प्रशंसा में आपके बेहतर करने की वजह से आपको एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वो किस मीन में होगा, कैसे आपको दिया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो अनअकैडमी का ये इनिशिएटिव बहुत ही शानदार है, आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतर है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है एक्कोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट 18th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 18 तारीख को ये स्कॉलरशिप टेस्ट किया जाएगा। तो जितने भी लोग जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चांस है, बहुत ही कुछ जो है एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का। तो अक्टूबर 2020 में जो ये करंट मंथ चल रहा है, इसमें 18th को अभी आने वाला है, ठीक है ना। तो 18th को जो है वो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें फाइट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सामने होंगे, तो उसमें आपको फाइट करना रहेगा। और उसमें अब चूंकि आईबीपीएस क्लर्क का प्री का एग्जाम आगे आपका लाइनअप है, तो उसी पे बेस्ड ये टेस्ट होगा आपका। टॉप जो 5 रैंक होल्ड करने वाले लोग होंगे, और मुझे लगता है कि आप में से ही वो लोग होंगे जो टॉप 5 में होंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो आप पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड ये स्कॉलरशिप का टेस्ट है। अब चूंकि आप आईबीपीएस क्लर्क प्री की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो टेस्ट है, जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये भी आईबीपीएस क्लर्क प्री को ही कवर करता हुआ है। टॉप 5 रैंकर्स को अमेज़न का गिफ्ट प्राइज मिलेगा, और जो आपको दिख नहीं रहा होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, और वो है क्या, गिफ्ट वाउचर मिलेगा अमेज़न का। जो फर्स्ट प्राइज होगा उसको 5K का, राइट, 5,000 रुपए का। सेकेंड प्राइज वाले को 4,000 रुपए का। थर्ड प्राइज वाले को 3K, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका फोर्थ रैंक पे होगा उसको 2,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 5th प्लेस पर होगा, टॉप 5 में जो लोग होंगे उनकी रैंक के हिसाब से 5वें नंबर पे जो होगा उन्हें 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये रैंक है। फर्स्ट रैंक के लिए 5K, सेकेंड रैंक के लिए 4K, थर्ड रैंक के लिए 3K, फोर्थ रैंक के लिए 2K, और 5th रैंक के लिए 1K प्राइस है अमेज़न वाउचर, ठीक है ना। और ये बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आप अपनी मन की कोई भी चीज वहां पे जाके ले सकते होंगे, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इस जो है स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप यहां पे कुछ खोने वाले नहीं हो, आपको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी चीज, चूंकि ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो एक अच्छा फाइट आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली इतने सारे लोगों के बीच में कहां पे स्टैंड करते हो, राइट ना। तो ये काम जरूर करिएगा, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। अब ये कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, कैसे अपने आप को एनरोल करना है इसके लिए। और ध्यान रखना, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। और चूंकि 18th को ही है, आज 15th आपका है, 18th को ही आपका ये टेस्ट है, मतलब बहुत कम समय बचा है, जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिएगा। तो नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा ओपन होगा जहां पे आपका लॉगिन पोर्टल आ जाएगा, राइट ना। तो लॉगिन पोर्टल आप कैसे लॉगिन करते हैं, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आपको आएगा, ओटीपी डाल के आप लॉगिन करके आगे बढ़ जाएंगे, राइट, ठीक है। आप या फिर यहाँ पे जीमेल के जरिए, ईमेल के जरिए भी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा आप करते हैं, जो आपका है ऑलरेडी। अगर आप लॉगिन होंगे तो डायरेक्टली आपको पता होगा कहां से करना है, ठीक है।
फिर सेकेंड स्टेप तो ये हो गया लॉगिन का। थर्ड स्टेप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, नीचे एकदम वहां पे एक ऑप्शन आएगा इनरोल करने का, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा लिखा होगा और इनरोलमेंट के लिए आपको जाना है। यहां पे लिखा हुआ है एक्कोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट अक्टूबर 2020, अक्टूबर 18 2020, राइट। 6 से 7 बजे ये होगा। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्क्स जैसे आपका होता है वैसे ही यहां पे भी होगा। इनकरेक्ट ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो नेगेटिव मार्क्स वहां पे आ जाएगा और सिंपली जाके आपको यहां पे इनरोल कर देना, ठीक है। फिर 18th को ये सारी चीजें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा चाहे तो। 18th को इसी टाइम पे आ जाइएगा, 6 to 7 PM पे आपको इस वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। आपको अपने मोबाइल से ही पार्टिसिपेट करना होगा, राइट है, ठीक है। इतनी बात समझ में, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और आप सभी लोगों को करना ही चाहिए पार्टिसिपेट इसमें। और देखते हैं 18th को आप में से जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं टॉप 5 में आप में से लोगों को आना चाहिए और उसके लिए फाइट एटलीस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। जब फाइट करेंगे तभी आप वहां पे पहुंचेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं, अब इसके आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और करनी जरूरी थी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो टॉप 5 वाले में पहुंच ही जाएंगे, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ना कोई ऐसा हो जो टॉप 5 में पहुंच जाए। चलो बाकी यहाँ पे आते हैं बसंत त्रिपाठी नाम से अनअकैडमी पे, चूंकि आप ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर चुके होंगे तो यहाँ बैंक सेगमेंट में जाके अनअकैडमी ऐप पे जो है वो बसंत त्रिपाठी नाम से मुझे सर्च कर लेना, मैं वहां पे मिल जाऊंगा। सेकेंड थिंग इज प्लस का सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे लोग सोच तो रहे हैं लेकिन बस लें कि नहीं लें, ऐसा अभी सीईटी आ जाएगा तो अलग हो जाएगा तब सोचेंगे, ऐसा कुछ मत सोचो, अभी से ले लो। अभी जितने भी एग्जाम्स आपके लाइनअप है वो सारे करते रहो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ एसबीआई और आरबीआई अगर ये आपका जो है आ गया नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, बहुत चांसेस है कि आ जाए, क्योंकि सीईटी से अगर ये बाहर रहा पहले, चूंकि सीईटी जो है वो लास्ट 4th क्वार्टर में जाके पढ़ रहा है आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर में, तो उसके पहले हो सकता है ये आ जाए, ठीक है ना। तो अगर ये आ जाएगा तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको चाहिए होगा प्रॉपर गाइडेंस, तो उसके लिए प्लस ले लो कम से कम 1 ईयर का। और मैं आपको बताऊं 2 इयर्स का अगर आप लेके जाते हो तो बहुत अच्छा है। रीजन ये है कि 1 ईयर वाले में तो आपको कम मिलेगा। जैसे जैसे आप देखो 3 मंथ्स का जो है वो प्राइस मंथली ज्यादा पड़ेगा, 6 मंथ का उससे कम पड़ेगा। 1 ईयर का लेते हैं तो मंथली और भी कम पड़ेगा, और अगर आप 2 ईयर का लेते हैं तो मंथली और भी कम पड़ेगा, है ना। तो बेहतर होगा 2 इयर्स का। तो मेरा जो है वो 2 इयर्स का है, मैं बोलूंगा अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है और अगर आप पहले से कुछ एग्जाम्स क्लियर कर चुके हो, करते रहे हो, या एक लेवल की तैयारी हो चुकी है, तो आपको मेंस वगैरह को देखने के लिए जाना पड़ेगा। तो सिंपली 1 ईयर का ले लो और कोई दिक्कत नहीं है, 1 ईयर का ले लोगे आपका निकल जाएगा। BT10 ये मेरा रेफरल कोड है जिससे 10% का ऑफ मिलेगा। ध्यान रखना जो भी आपका वहां पे प्राइस दिया रहेगा उसमें 10% का ड्रॉप हो जाएगा जैसे ही आप BT10 लगाओगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि मेरा जो ये BT10 ही आप इस्तेमाल करिए। हाँ, बहुत सारे कोड्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल करने पर वही 10% का ऑफ मिलेगा, पर BT10 मेरे लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है ये जरूर करें, प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर ले और BT10 का इस्तेमाल जरूर करें। अब आते हैं अपने शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। मेरा शेड्यूल जो है वो यूट्यूब का 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे मंडे से लेकर फ्राइडे 9 PM जस्ट पजल पे मंडे टू फ्राइडे ये डेली आ रहा है। और नहीं देख रहे हो तो जाके देखा करो भाई, ठीक है ना। ये काम जरूर कर लेना कि टाइम पे जाके वहां पे इन वीडियोस का एक्सेस जरूर करें। जितना देखोगे, क्योंकि अब मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो मेंस में आपको पता है मैंने कहा था 50 to 60% ऐसा होता है जो इसी पार्ट से कवर हो जाता है, ठीक है। तो पजल वगैरह करे रखोगे तो ये आपका एग्जाम बना देगा। फिर अनअकैडमी पे ये IBPS क्लर्क बूस्टर ऑलरेडी चल ही रहा है, इसको जाके विजिट जरूर करें। इसीलिए ऐप पे आपको कह रहा था मैं, आ जाइए। 5 PM मेंस मेनिया, ये काम आपको जरूर करना है। मंडे टू फ्राइडे मेंस मेनिया चलता है, तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। और कुछ और वीडियोस वहां पे ऑलरेडी पड़े हुए, जैसे मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी का लगा दिया है, 012 मेथड्स, स्लॉक्स का भी मैंने बताया वहां पे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे, ब्लड रिलेशन का शॉर्ट ट्रिक बताया है और SSC वगैरह के टॉपिक्स भी बताए, तो उनको जाके एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा इस जगह पे। आज फिर से सेकंड पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। इन्फ्रेंस के पहला पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन करा था, कुछ बेसिक चीजें समझी थी। आज एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और जैसा आप कह रहे थे कि सर हिंदी में भी चाहिए, क्योंकि पैसेज समझना होता है, तो अगर आपको हिंदी में मिल जाए तो आप पैसेज समझ जाएंगे। तो आज मैं पैसेज हिंदी में लेके आया हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको वो पैसेज समझ में आ जाएगा। और देखते हैं कि ये, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, मेंस में जो है
मेंस में इस वाले पार्ट से, जिसे ये वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग या फिर हम लोग जनरली लॉजिकल रीजनिंग कहने लगे हैं, लेकिन वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग ये है। तो इस वाले पार्ट से 10 क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पीओ के मिलेगा, ठीक है ना। पीओ के मेंस में 10 क्वेश्चन, और बहुत बड़ी बात होती है, मैं लिटरली बता रहा हूं, इतना तो कट ऑफ जाएगा उसका। और क्लैरिकल की बात करें तो क्लर्क में जो है वो आपके 5 क्वेश्चन चांसेस होते हैं, 5 to 10 इनफैक्ट जाता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से। तो इन्फरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है उसका, क्योंकि ये आता कैसे, पैसेज बेस्ड होता है। एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे आपका आरसी होता है, और खासतौर से एसबीआई वगैरह में तो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। एसबीआई हुआ, आरबीआई हुआ, आरबीआई ग्रेड भी हुआ, इन सब एग्जाम्स में तो अलावा पीओ वाले एग्जाम्स में तो कंफर्म रूप से आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। तो इन्फ्रेंस का सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को पढ़ना आपको आज करना है। मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या इसका आंसर बनेगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज वाले क्वेश्चंस का पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से भी होना चाहिए। 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए, भारत में इच्छा मृत्यु का सबसे हालिया मामला मुंबई के एक दंपति का था। ये मैं दिखा रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट केस ऑफ euthanasia in India was that of Mumbai couple who approached the court to seek medical termination of pregnancy after the legally permissible abortion time limit had been crossed. According to the parents, the fetus has been detected to have serious disabilities which would affect the quality of the life of the child if born. The country denied them permission. The court denied them permission, giving its own logic, underlining the unborn's right to live despite disabilities. Fortunately or unfortunately, the issue was resolved in a different way when the mother suffered a miscarriage a little later and lost the baby. ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले तो ये मैं पढ़ दे रहा हूं, फिर हिंदी में मैं दिखाऊंगा, आप हिंदी में पढ़ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा पैसेज के बाद। ग्लोबली, in a landmark case, a British teenage girl won the right to die the way she wants. Terminally ill Hansa zones, ये किसी लड़की का नाम है, लड़के किसी व्यक्ति का नाम है, just 13-year-old has spent much of the past 8 years in hospital ward undergoing treatment for leukemia. So euthanasia is complex because the issue is attached to ending life voluntarily. Surprisingly, today it has been legalized only in a handful of countries, but here too and elsewhere the many forms of euthanasia have been taken into consideration. ठीक है, अभी इसको हिंदी में आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ये एक्चुअली है क्या और क्या चाहता है। राइट, भारत में इच्छा मृत्यु का सबसे हालिया मामला मुंबई के एक दंपति का था, जो कानूनी रूप से अनुमेय गर्भपात की समय सीमा पार होने के बाद, मतलब जो लीगल जो टाइम पीरियड होता है एबॉर्शन का, उसको पास करने के बाद गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की मांग करने के लिए अदालतों के पास पहुंचे थे। माता पिता के अनुसार भ्रूण को गंभीर विकलांग होने का पता चला था, जो कि जन्म लेने पर बच्चे के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता। अदालत ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि विकलांग होने के बावजूद शिशु को जीने का अधिकार है। ठीक है, और यही तर्क दिया। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस मुद्दे को एक अलग तरीके से हल किया गया। जब मां ने थोड़ी देर बाद गर्भपात का सामना किया और बच्चे को खो दिया, ऐसा हुआ कि वो अपने आप मिसकैरेज हो गया। ठीक है, विश्व स्तर पर एक ऐतिहासिक मामले में एक ब्रिटिश किशोर लड़की ने अपनी इच्छा अनुसार मरने का अधिकार जीता। केवल 13 साल की उम्र में बीमार
हनाहा जोन्स ने पिछले 8 वर्षों में अस्पताल के वार्ड में ल्यूकेमिया के इलाज के लिए काफी समय बिताया था। 8 साल से वो वहां पे थी और 13 साल की वो थी, तो उसको इच्छा मृत्यु दी गई थी वहां पे। ठीक है, इच्छा मृत्यु जटिल है क्योंकि यह मुद्दा स्वेच्छा से जीवन को समाप्त करने से जुड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि आज यह मुट्ठी भर देशों में ही वैध हो चुका है, देशों में वैध हो चुका है, लेकिन यहां भी और कहीं पर इच्छा मृत्यु के कई रूपों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है ना। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। राइट, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है गलत जगह पे प्लेस हो गया है। ओके, वेट फॉर अ मिनट। राइट, ये हाँ यहां से ठीक है। चलो, तो अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑथर है जिसने कुछ अपना एक आर्टिकल लिखा है, और मैंने आपसे पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं ये जो है वो आपके आरसी से रिलेटेड होता है और बहुत ये टॉपिक सुनने वाला भी है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि रीजनिंग चल रहा है और रीजनिंग में ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसमें केवल बातें हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये सुनने वाला है, सुन के समझने वाला है, ये अप्रोच से रिलेटेड है। अगर मेंस के लिए आप जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्लास भी हो सकती है। ठीक है, द मोस्ट रिसेंट केस ऑफ यूथेनेसिया इन इंडिया वाज दैट मुंबई कपल। एक कपल था जो मुंबई में, और ये ऑथर कह रहे हैं जो जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया कि उनका जो बेबी है वो उनका अबॉर्शन होना चाहिए। और क्यों ऐसा किया, उन्होंने कहा कि लीगल परमिशन अबॉर्शन टाइम। अब एक ऐसा होता है कि एक टाइम के पहले होता है जो चाइल्ड की एज जो है वो अंदर, वो एक एज तक वो अलाउड होता है कि उससे उसके लिए कोर्ट से परमिशन आपको नहीं लेनी है, कोर्ट ने ऑलरेडी उसके लिए अलाउड कर रखा है, तो वहां तक जा सकता है। लेकिन अगर वो टाइम एक्सीड कर गया तो उस कंडीशन में कोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर कोर्ट उसको लीगल कर देते बिकॉज वो इलीगल बताया गया, और जगह जगह पे आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि चल के कोर्ट में बात करते हैं। कोर्ट में उन्होंने बात करी अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, और पेरेंट्स ने क्या दलील दी कि जो फीटस है, जो फीटस है वो जो है वो उसमें कुछ सीरियस डिसेबिलिटीज है, और जिसकी वजह से अगर वो बर्थ लेता है, वो जन्म लेता है, तो उस कंडीशन में उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो कोर्ट ने इस चीज को डिनाई कर दिया, बोला नहीं है, आपको ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि आप उसकी मृत्यु करवाएं या अबॉर्शन करवाएं। दैट इज अ पार्ट ऑफ यूथेनेसिया, वो भी एक यूथेनेसिया का ही पार्ट है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट की दलील ये थी कि अगर जो है कोई बच्चा डिसेबल भी होता है तो भी उसको जीने का राइट है, इसलिए हम आपको ये चीज नहीं कह सकते कि आप उसको जो है वो अबॉर्शन करवा दीजिए। हालांकि ऐसा हुआ, अब इन्होंने ये बात कही है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये ऑथर का व्यू पॉइंट है। उन्होंने कहा कि अब सही है गलत जो भी है, ऐसा हुआ, इशू वाज रिजॉल्व इन अ डिफरेंट वे दैट द मदर सफर्ड अ मिसकैरेज। मदर को डिफॉल्ट जो है वो मिसकैरेज हो गया, जिससे वो जो है जो अबॉर्शन की स्थिति बन रही थी, जो कहा गया था वो बच्चे का जन्म जो है वो वाली चीजें वो सब खत्म हो गए। ठीक है, लिटिल लिटिल लॉस द बेबी, वो बेबी खत्म हो गया। ठीक है, अब इन्होंने एक और इसको तो इन्होंने इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में ये पूरी बात कही है कि इंडिया में एक ऐसा केस आया और किस तरीके से कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया और क्या चीजें उसने बताई। ठीक है, अब ये इन्होंने जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, अब ध्यान रखिएगा जब जब ये आता है तो इसमें बहुत छोटे बड़े पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। ग्लोबली इन अ लैंडमार्क केस, एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा केस था जो ऐतिहासिक केस था। एक ब्रिटिश टीनेज गर्ल थी जिसकी उम्र 13 साल थी, उसको वहां पे इस बात के लिए अलाउ कर दिया गया कि वो इच्छा मृत्यु, क्योंकि वो पिछले 8 साल से एक ल्यूकेमिया नामक बीमारी से वो जूझ रही थी, और फिर उसको ये कह दिया गया कि वो इच्छा मृत्यु ले सकती है। ठीक है, यूथेनेसिया इज अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज द इशू इज अटैच्ड टू एंडिंग लाइफ। ये बहुत कॉम्प्लेक्स केस होता है और बहुत सोच समझ कर इस पे कोर्ट से या कहीं पे भी डिसीजन लिए गए हैं, जहां पे भी लिया गया है, क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। ठीक है, वॉलंटियरली सरप्राइजिंगली, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ सरप्राइजिंगली टुडे इट हैज बीन लीगलाइज्ड ओनली इन अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। और बहुत सरप्राइजिंग है ये कि कुछ कंट्रीज में ऐसा जो है वो लीगलाइज कर दिया गया। बट हियर टू एंड एल्सवेयर द मेनी फॉर्म्स ऑफ यूथेनेसिया हैव बीन टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इन्होंने लेकिन ये बात कही है कि यहाँ भी और कई सारी और जगह भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे यूथेनेसिया के केसेस जो है वो फिर भी अलाउड कर दिए गए हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से यूथेनेसिया को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनको कैसे आपको देखना है। राइट, चलो
तो यहाँ पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा 20 सेकंड का, आपको खुद ही ने सॉल्व करना है इसको, क्योंकि अब आप पैसेज को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। और लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कि एजम्पशन सॉरी इन्फरेंस जो है वो बेसिकली कंक्लूजन ही होता है, और इसमें जो डेफिनेटली करेक्ट वाला होता है यही, इसी को ही कंक्लूजन के रूप में हम लोग जो है ट्रीट करते हैं। बाकी सभी जो है इन्फ्रेंस का बस केवल प्रेजेंट करने का दायरा अलग है कि उसमें आपको डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, डेटा इनइक्वेट, प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। मैं एक बार ऑप्शंस की तरफ आपको बता दूंगा। डेफिनेटली करेक्ट का मतलब होता है कि जो चीज सामने से ही आपको दिख रही है कि ऐसा बोला गया तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। प्रोबेबली करेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जो संभव था, मतलब लग रहा है कि सही है पर डायरेक्टली एकदम प्रत्यक्ष रूप से सामने से ही नहीं कह दिया गया है, पर हाँ लग रहा है काफी हद तक वो सही है। एंड द थर्ड पार्ट इज डेटा इनएडिक्वेट, अगर पर्याप्त डेटा ही आपके पास नहीं है। प्रोबेबली फॉल्स का मतलब क्या है, मतलब उसका जिक्र ही पैसेज में ना किया गया हो तो डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा, राइट। प्रोबेबली फॉल्स का मतलब होता है संभवतः वो गलत लग रहा है, ऑलमोस्ट गलत है वो, पर एग्जैक्टली नहीं कह सकते गलत है, पर हाँ वो लगभग गलत ही है ऐसा। और डेफिनेटली फॉल्स तो आपको बताइए कि 100% गलत, मतलब वो गलती है, वो उल्टी बात कर रहा हो जो पैसेज में दिया गया हो। तो ध्यान रखिएगा डेटा इनएडिक्वेट और डेफिनेटली फॉल्स में कंफ्यूजन मत रखिएगा। डेफिनेटली फॉल्स तब आता है जब उसका जिक्र हो पैसेज में और वो बिल्कुल उल्टी बात लेकिन कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन इन्फरेंस में वो उल्टा दिया गया अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो उस पैसेज से इन्फरेंस में, ठीक है। तो अब आते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए। 20 सेकंड का मैं टाइमर आपको दे रहा हूँ, 20 सेकंड के भीतर आपका क्वेश्चन। ओके, सो पहला कह रहे हैं द कोर्ट इन इंडिया हैव द अथॉरिटी टू सैंक्शन यूथेनेसिया। अब ये बात 100% सही, मतलब क्या जाएगा इसका, डेफिनेटली ट्रू ही जाएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कैसे ये ऑप्शन फर्स्ट मिलेगा, देखो यहां पे अगर पूरे इस पैसेज को पढ़े तो द मोस्ट रिसेंट केसेस ऑफ यूथेनेसिया इन इंडिया वाज द मुंबई अ कपल हु अप्रोच द कोर्ट। अगर कोर्ट को अप्रोच किया इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट अगर इजाजत दे देता तो जो है वो इसकी तरफ जा सकते थे, इच्छा मृत्यु की तरफ जा सकते थे। तो इसका मतलब ये राइट जो है वो कोर्ट के पास है, लेकिन हालांकि इस वाले केस में उन्होंने, कोर्ट ने उसको डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पे जो बात कही गई थी, कोर्ट इन इंडिया हैव द अथॉरिटी टू सैंक्शन यूथेनेसिया। अब यहाँ पे इंडिया में बिल्कुल सही बात है, अगर वो कोर्ट की तरफ गए हैं और कोर्ट से उन्होंने मांगा था, कोर्ट ने हालांकि उसको डिनाई कर दिया, इसका मतलब अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती तो मान लिया जाता। तो ये डायरेक्टली दिख रहा है कि ये डेफिनेटली ट्रू है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट शुड बी व्हाट, ऑप्शन 1 डेफिनेटली ट्रू। अब इसी को कंक्लूजन में लिखा गया होता है, यहाँ पे इन्फ्रेंस न लिख के कंक्लूजन लिखा गया होता तो ये सही मार्क, ठीक है। तो यही फर्क होता है कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है, बस प्रेजेंट करने का तरीका। इन्फ्रेंस में थोड़ा सा ज्यादा लीनियंसी, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा होते हैं, वहां पे सिर्फ सही गलत का ऑप्शन होता है। तो वहां पे 100% कोई चीज गलत, 100% सही तो सही, और उसके बाद सारी चीजें गलत, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोर्ट कंसीडर द एज ऑफ फेटस बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन ऑफ अबॉर्शन, ठीक है। द कोर्ट कंसीडर द एज ऑफ फेटस बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन ऑफ अबॉर्शन, ठीक है। आप जरा चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को, आप लोगों को करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मुझे लगता है अगर आप पैसेज अच्छी तरीके से समझ गए होगे तो I'm pretty sure कि आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी कर लेते होंगे। मैं टाइमर दे रहा हूँ 20 सेकंड का, विद इन 20 सेकंड आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना। ये रहा, ध्यान रखिएगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सब टॉपिक्स पे कोई नहीं पढ़ाता और उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज इसको अप्रिशिएट जरूर करना, लाइक जरूर करना, और शेयर करने का काम आएगा तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन का मुझे लगता है आप लोगों ने सही आंसर किया है। अगर आपने आंसर किया है, कमिंग टू, जब ये वीडियो प्रीमियर चल रहा होगा ना तो मैं देख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस समय मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि आप में से कौन से लोग सही आंसर कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं चूंकि कोविड से निकला बाहर, फिर मुझे वही चीजें कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे, तो अभी फिर इसीलिए फिर से वापस जो है वो लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐप पे लाइव क्लास इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर, क्योंकि लाइव जब चलता है तो उसमें इंटरेक्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, और थोड़ा इसमें कन्वीनियंस होता है, वहां पे टाइम बाउंड होता है, ठीक है ना, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जल्दी से जैसे रिकवर कर जाऊंगा। अभी आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा कि मैं कैसे गुजर रहा हूँ, क्या समस्या मेरे साथ हो रही होंगी, ठीक है। तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, प्रॉब्ली मंडे से हम लोग वापस लाइव की तरफ आ जाएंगे, फिर वापस लाइव चलेंगे, ठीक है।
तो इस वाले पे आते हैं, सेकंड वाले पे, द कोर्ट कंसीडर द एज ऑफ fetus बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन फॉर अबॉर्शन। अब ये क्या होगा मैं आपको बताऊं, ये जो है वो जरा एक काम करते हैं। द मोस्ट recent case of euthanasia in India was that of a Mumbai couple who approached the court seek medical termination of pregnancy after the legally permissible abortion time limit। हाँ, मतलब एक ऐसा टाइम लिमिट है जो जिसमें लीगल परमिशन कोर्ट ने ऑलरेडी दे रखा है। तो द कोर्ट कंसीडर द एज ऑफ fetus बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन ऑफ एबॉर्शन, दैट इज वेरी करेक्ट। डेफिनेटली ट्रू, आपने वो वाली लाइन देख ली कहां पे इस लाइन का जिक्र किया गया और कहां से ये चीज हमने निकाली। सो द फर्स्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली करेक्ट या डेफिनेटली ट्रू, ये ऑप्शन आपका जाएगा, राइट। अब अगले वाले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इट इज फॉर्चुनेट दैट मुंबई कपल लॉस्ट द बेबी, ठीक है। तो इसको आपको बताना है इसका क्या आंसर बनेगा और मैं 20 सेकेंड का टाइम। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ना जो है वो दो जगह पे, दो अलग अलग जगहों पे देखने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इट इज फॉर्चुनेट दैट द मुंबई कपल लॉस्ट द बेबी। ये फॉर्चुनेट रहा कि मुंबई का जो कपल है वो बेबी को लॉस कर गया। अब क्या ऑथर का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है? तो अगर ऑथर का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है तो क्या है, मतलब कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द इशू वाज रिजॉल्व्ड इन अ डिफरेंट वे व्हेन द मदर सफर्ड अ मिसकैरेज अ लिटिल लेटर एंड लॉस्ट द बेबी। कह रहा अब ये फॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेट है, पर ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद ही, जब कोर्ट ने डिनाई कर दिया था उसके कुछ समय बाद ही वो नेचुरल मिसकैरेज हो गया और बेबी लॉस हो गया। अब इस चीज में ऑथर का ये नहीं पता चल रहा है कि वो फॉर्चुनेट कहना चाह रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेट कहना चाह रहे हैं। वो तो ऐसी बात करे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेट, मतलब अब यहां से ये नहीं पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि सही हुआ या गलत हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज यहां पे, सरप्राइजिंगली today it has been legalized only in a handful of countries। ऑथर कह रहे हैं आज के समय में केवल कुछ ही देशों में, ये सरप्राइजिंग है कि केवल कुछ ही देशों में इस चीज को लीगलाइज किया गया। किसको? यूथेनेसिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑथर चाहता है कि यूथेनेसिया जो है ऐसे केसेस में लीगलाइज हो, क्योंकि उन्होंने कहा ये सरप्राइजिंगली Today it has been legalized only in a handful of countries। मतलब केवल कुछ ही देशों में ऐसा लीगलाइज किया। यह आश्चर्य की बात है कि केवल कुछ ही देशों में इसको लीगलाइज किया गया। अब इसको कहने का तरीका अलग होता, अगर इसको कहता यह आश्चर्य की बात है कि कुछ देशों में इसको लीगलाइज कर दिया गया, तब क्या समझ में आता था। अगर ओनली वर्ड यहीं पे हटा देना, सरप्राइजिंगली टुडे इट हैज बीन लीगलाइज्ड इन हैंडफुल ऑफ कंट्रीज, यह आश्चर्य की बात है कि कुछ देशों में इसको लीगलाइज कर दिया गया। इसका मतलब जो ऑथर है वो इसके अगेंस्ट में जा रहा है, पर यहां पे इन्होंने कहा कि ओनली केवल कुछ ही देशों में लीगलाइज किया गया। इसका मतलब ऑथर के दिमाग में इसको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है ना। ऑथर के दिमाग में इसको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर किसको लेकर है? यूथेनेसिया लेकर। तो यूथेनेसिया को वो, इसका मतलब वो लीगलाइज करना चाहता है। मतलब ऑथर जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जिस तरीके से ऑथर के हिसाब से लग रहा है कि उसका जो फेवर है वो यूथेनेसिया को ऐसे केसेस में अलाउ करना ज्यादा सही है, उसके फेवर में जा। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ
कि ऑथर को लग रहा है ज्यादातर। अब इससे हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि ऑथर इसको फॉर्चुनेट कह रहा है, लेकिन हम इसको प्रोबेबली करेक्ट में रख सकते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट शुड बी ऑप्शन 1, सेकंड, प्रोबेबली करेक्ट है ना। क्या रखेंगे? प्रोबेबली करेक्ट। ठीक है, तो दो जगह पे डेटा को हमने पढ़ना पड़ा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए होंगे तो आप अब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगी, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चलो इसके लिए टाइम देता हूं 20 सेकेंड। चलिए टाइम अप हो गया इस वाले क्वेश्चन में। द मोस्ट, अब देखो यहां पे, द ऑथर इज अगेंस्ट लीगलाइजिंग यूथनेसिया। ऑथर जो है वो यूथनेसिया को लीगलाइज करने के अगेंस्ट है। बताओ। जबकि अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखें, ठीक है, तो उसमें हमने यहां पे बात देखिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सरप्राइजिंगली टुडे इट हैज बीन लीगलाइज्ड ओनली इन अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। इसका मतलब यूथनेसिया को ऑथर चाहता है, इसने कहा कि केवल कुछ ही देशों में इसको लीगलाइज किया गया। ठीक है, ये आश्चर्य की बात है। देखो ये क्या कह रहा है, इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कैसा सेंटेंस बनेगा। ये आश्चर्य की बात है कि केवल कुछ ही देशों में इसको लीगलाइज किया गया है। इसका मतलब ऑथर को लगता है कि ये चीजें जो है वो लीगलाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जो बात कही गई, मतलब एक आपको लग रहा है, मतलब एक ऐसा दिख रहा है ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही इस बात को। डायरेक्टली तो ऑथर ने कहीं पे ये बात नहीं कही कि यूथनेसिया को जो है वो क्या मिलना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली तो कहीं सपोर्ट नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है उससे लगता है कि उनका जो झुकाव है ना वो इसके फेवर में है, यूथनेसिया के फेवर में। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबली उनके फेवर में जाएगा। तो वैसे तो प्रोबेबली सही है कि ये बात सही आएगी, प्रोबेबली करेक्ट है कि वो उसके फेवर में। लेकिन अब यहां पे कह रहा है कि ऑथर इज अगेंस्ट लीगलाइजिंग यूथनेसिया। बहुत कम चांस है कि जो है वो, चूंकि डायरेक्टली नहीं दिया गया, क्योंकि डायरेक्टली ऑथर ने कहीं पे ये रिप्रेजेंट नहीं किया कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात के फेवर में बात कही है। इसका मतलब इस वाली बात के द ऑथर इज अगेंस्ट लीगलाइजिंग, ये प्रोबेबली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लग रहा है कि ये प्रोबेबली ट्रू है, लग रहा है कि प्रोबेबली जो है वो उसके फेवर में है, और यहां पे कह रहा है कि अगेंस्ट। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनना चाहिए, प्रोबेबली फॉल्स। हाँ, डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा, कहीं पे ऑथर ने ये रिप्रेजेंट नहीं किया कि मैं इसके फेवर में हूं। ठीक है ना, पर इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी बातों में ऐसा बताया है कि इनका झुकाव किस तरफ है, यूथनेसिया के फेवर में झुकाव है। ठीक है, तो अगेंस्ट में जब कह रहा है तो प्रोबेबली, पहली बात तो प्रोबेबली ही आएगा, और फॉल्स यहां पे आएगा क्योंकि यहां पे अगेंस्ट वर्ड लगा है। अगर यहां पे अगेंस्ट लगा होता ऑथर इज इन फेवर टू लीगलाइज यूथनेसिया, तब आप इसको प्रोबेबली ट्रू कहते, प्रोबेबली करेक्ट कहते, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस वाले को करेंगे तो देखिए, ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना सबसे इजी है, क्योंकि यहां पे देखो जो, चूंकि ब्रिटिश कोर्ट अलाउज एनीवन टू डाई द वे वन वांट्स, एनीवन यहां पे बात कही गई है। और यहां पे देखिए ग्लोबली इन अ लैंडमार्क केस, पहली बात कि ये एक्सेप्शनल केस है, लैंडमार्क ऐतिहासिक केस है। इसका मतलब केवल एक आध बार ऐसा हुआ होगा और ये बहुत रेयर हुआ होगा। तो एनीवन टू डाई वाली बात तो सरासर गलत हो गई, पहले ही आपको समझ में आ गया कि ये डेफिनेटली फॉल्स बनेगा। यहां पे हालांकि पढ़ लेते हैं, ग्लोबली इन अ लैंडमार्क केस अ ब्रिटिश टीनेज गर्ल वॉन द राइट टू डाई द वे शी वांट्स, टर्मिनली ill Hansa Jones, just 13-year-old, has spent much of the past 8 years in hospital wards undergoing treatment for leukemia.
मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा एक स्पेशल केस था, 8 साल से वो सफर कर रही थी और फिर उसके बाद 13 साल की उम्र उसकी हो गई थी और उसको ये ग्रांट किया गया वहां पे। तो उसका मतलब ये हुआ कि हर किसी को नहीं कर रहा वो स्पेशल। और यहाँ पे एक और बात कही गई थी, लैंडमार्क केस। तो उसका मतलब ये कंक्लूजन जो है, ये जो कंक्लूजन या फिर इन्फरेंस आप कहें, ये डेफिनेटली फॉल्स आएगा, राइट। तो ये इन्फरेंस आपका डेफिनेटली फॉल्स आएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही है। ये इस जगह पे आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, मतलब बसंत त्रिपाठी नाम से मैं आपको अनअकैडमी यहाँ पे मिल जाऊंगा और वहां पे लाइव क्लास मेरी हो रही है ऑलरेडी, शेड्यूल आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। BT10 मेरा रेफरल कोड है, 10% ऑफ आपको मिलेगा कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं। कुछ और बातें मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वहां पे आते हैं शुरुआत में जो चीजें करी गई हैं और अनअकैडमी का जो एक इनिशिएटिव है वो मैं आप सभी लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। ये इनिशिएटिव देखिएगा, हाँ, ये अनअकैडमी ये स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है और 18th को है, याद रखिएगा। एक्कोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट 18th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के 18th को होगा। और अक्टूबर में जो होने वाला है 18th को, वो IBPS क्लर्क प्री पर आधारित है और इसमें 5K मिलेगा फर्स्ट प्राइज वाले को, सेकंड प्राइज वाले को 4K का जो है प्राइस मिलेगा, थर्ड वाले को 3K, फोर्थ वाले को 2K और फिफ्थ प्राइज वाले को 1K का Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इसके अलावा इसको कैसे इनरोल करना है मैं वापस बता दे रहा हूं आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन जैसे भी आप करें, अपने ईमेल से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से, या जैसे आप पहले करते रहे। फिर यहाँ पे उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, जो चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, एक्कोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट अक्टूबर 2020। और फिर 6 to 7 PM पे एग्जाम होगा 18 तारीख को। IPS क्लर्क प्रीलिम्स, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्क्स वहां पे होगा जैसा कि एग्जाम में एग्जैक्टली होता है। तो यहाँ पे आपको जाके बस इनरोल पे क्लिक कर देना है, बाकी आपका काम हो जाएगा, सभी को सेट हो जाएगा। 18 तारीख को आपको 6 से 7 के बीच में आना रहेगा। ये मेरा रेफरल कोड है BT10, 1 से 2 ईयर का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, 10% ऑफ मिलेगा अगर BT10 आप लगाएंगे। इस जगह पे हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल है, 6 PM वाईफाई स्टडी, बैंक एग्जाम मंडे टू फ्राइडे, 9 PM प्रीमियर जस्ट पजल पे होता है मंडे टू फ्राइडे। और ये अनअकैडमी यहाँ पे जिस जगह पे आप मुझे फॉलो कर रखे हैं, अगर आपने नहीं किया तो उस जगह पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मेरी क्लास का ये शेड्यूल है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और फिर इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, आपको जो है ये इन्फरेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने बताई, 2 सेशंस मैंने करे हैं इससे रिलेटेड और दोनों ही बहुत अच्छे सेशन हुए। पहले की भी बात करूंगा, पहला वाला, इसके पहले वाला सेशन भी बहुत अच्छा था और लॉजिकल के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर ही लिए हैं। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सभी लोग जितने भी देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये बहुत अच्छे वीडियोस हैं और लॉजिकल के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने करे सारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत कम वीडियोस इसके मिलेंगे आपको। लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।